और सर्वप्रथम बात करते हैं प्लेटो के जीवन परिचय से। प्लेटो का जीवन परिचय। तो प्लेटो का जीवन परिचय की अगर अपने बात करें तो इनका जन्म 428 ईसा पूर्व यूनान के एथेंस नगर में हुआ था। प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व यूनान के एथेंस नगर में हुआ। इनके पिता का नाम एरिस्टोन और इनकी माता का नाम पेरिकतियोन। पिता का नाम एरिस्टोन, माता का नाम पेरिकतियोन। और प्लेटो का वास्तविक नाम था एरिस्टोक्लीज। इनका वास्तविक नाम था। और अरबी भाषा में इनका जो नाम मिलता है वो अफलातून मिलता है। अफलातून इनका नाम अरबी भाषा में मिलता है, जो एक विकृत रूप लिए हुए है। और ये अफलातून प्लेटो नाम का विकृत रूप है। अब प्लेटो के जीवन से जुड़ी घटनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो दूसरा टॉपिक है प्लेटो के जीवन की घटनाएं। तो प्लेटो का जो प्रारंभिक जीवन था उसमें कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने प्लेटो को एक नया राजनीतिक रूप प्रदान किया। तो प्लेटो का जो नगर था एथेंस, उस एथेंस नगर में एक युद्ध हुआ, ठीक है ना। इस युद्ध को अपने बोलते हैं पेलोपोनेशिया का युद्ध। पेलोपोनेशिया के युद्ध में एथेंस पराजित हो गया। और एथेंस पराजित होने के कारण एथेंस का जो प्रजातंत्र था उस प्रजातंत्र का अंत हो गया। और उस प्रजातंत्र के स्थान पर एक नई व्यवस्था स्थापित हुई, नई शासन व्यवस्था स्थापित हुई। और वो व्यवस्था कैसी थी? उसमें 30 व्यक्तियों का शासन था। और 30 व्यक्तियों का शासन अर्थात एक तरह से कुलीन तंत्र कह सकते हैं या फिर राजतंत्र कह सकते हैं। तो इस कुलीन तंत्र ने काफ़ी अत्याचार ढाए। उसके बाद यहाँ की शासन व्यवस्था वापस पलटकर प्रजातंत्र हो गई। और इस प्रजातंत्र ने ही प्लेटो के जो गुरु थे सुकरात, उन सुकरात को मृत्युदंड दिया। तो इस मृत्युदंड के परिणाम स्वरूप प्लेटो का प्रजातंत्र से विश्वास उठ गया और प्लेटो प्रजातंत्र का विरोधी हो गया और समर्थन करने लगा राजतंत्र का करने लग गया। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना थी। उसके बाद प्लेटो पिथागोरस नामक एक राज्य था, पिथागोरस नामक राज्य में एक व्यक्ति था जिसका नाम था
पिथागोरस एक विचारक था। इस विचारक की विचारधारा को ग्रहण करने के लिए प्लेटो था वो इटली और सिसिली गया था। इटली एवं सिसिली की यात्रा की और वहाँ से उन्होंने राजनीति के बारे में अपना नॉलेज है वो बढ़ाना प्रारंभ किया था। और इस सिसिली राज्य का अंतर्गत ही एक राज्य था जिसका नाम था सिराक्यूज। क्या नाम था? सिराक्यूज। इस सिराक्यूज राज्य में प्लेटो की मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जिसका नाम था दियोन। इस दियोन नामक व्यक्ति ने प्लेटो की जो मुलाकात करवाई वो मुलाकात करवाई थी इस सिराक्यूज के राजा दियानोसिस से। दियानोसिस राजा से मुलाकात प्लेटो की हुई और प्लेटो ने अपने दार्शनिक राजा के रूप में उसको व्याख्यान देने की चेष्टा की, लेकिन कुछ राजनीतिक घटनाक्रम के चलते इस दियोनोसिस राजा का इस दियोन नामक व्यक्ति और प्लेटो से धीरे धीरे मनमुटाव हो गया। और इस मनमुटाव के चलते हुए दियोनोसिस ने इस दियोन को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया और प्लेटो को बेच दिया गया। एक गुलाम की तरह प्लेटो को बेचने के बाद में इस प्लेटो के एक मित्र था, ठीक है, उस मित्र ने एंजाइना नामक टापू पर खरीद लिया और इस एनिकस नाम के व्यक्ति ने प्लेटो को वापस एथेंस भेज दिया। और इस तरह प्लेटो अपने वापिस नगर एथेंस पहुंच गया। और उसके बाद एथेंस में पहुंचकर उन्होंने 386 ईसा पूर्व अकादमी नामक संस्था की स्थापना की। तो ये महत्वपूर्ण रहता है कि एथेंस में 386 ईसा पूर्व अकादमी नामक संस्था की स्थापना की। किसने? प्लेटो ने। तो ये अकादमी नामक संस्था मुख्य रूप से दो तरह की कार्य करती थी। नंबर 1 कार्य इनका था अनुसंधान करना और दूसरा इसका प्रमुख कार्य था शिक्षा देना, यानी कि शिक्षणालय के रूप में और अनुसंधान के रूप में ये संस्था कार्य करती रही। और इस संस्था में मुख्य रूप से गणित, ज्यामिति और तर्क शक्ति की शिक्षा दी जाती थी। कहने का मतलब ये हुआ कि बिना ज्यामिति के नॉलेज, बिना तर्क शक्ति के नॉलेज, बिना गणित के नॉलेज इस संस्था में कोई प्रवेश नहीं ले सकता था। तो इस तरह प्लेटो ने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। उसके बाद दियोनुसिस नामक राजा की मृत्यु होने के बाद में उसी का वंशज दियोनुसिस सेकंड नाम का राजा बना और उसने दियोन नामक व्यक्ति को अपने राज्य में वापस बुलाया। और इस तरह प्लेटो दोबारा सिसिली की यात्रा पर गया और वहाँ से उसको फिर भी सफलता नहीं मिली एक तरह से एक आदर्श राजा की स्थापना करने में। उसके बाद प्लेटो घूमता घूमता अपने राजनीतिक अनुभवों के साथ आगे बढ़ता चला गया। तो ये उसकी कुछ जीवन की घटनाएं थी। अब बात कर लेते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो हम पहले बात करते हैं प्लेटो की रचना से। तो प्लेटो की रचनाएं, अगर बात करें प्लेटो की रचनाओं की, तो प्लेटो ने मुख्य रूप से
36 से 38 के लगभग ग्रंथ लिखे, या मतलब प्रमाणिक किताबें लिखी, लेकिन उनमें से इनकी जो प्रमाणिक बुकें हैं उनकी संख्या 28 है। प्रमाणिक पुस्तकों की संख्या कितनी है कौटिल्य की, प्लेटो की, तो वो है 28। और उन्हीं 28 रचनाओं में से कुछ रचनाएं ऐसी है जो काफ़ी फेमस हैं, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो उन रचनाओं का नाम देख लेते हैं। उनकी एक रचना थी एपोलॉजी। एपोलॉजी किसकी रचना थी? प्लेटो की। दूसरी उनकी महत्वपूर्ण रचना थी क्रीटो। क्रीटो भी प्लेटो की बहुत अच्छी रचना थी। तीसरी इनकी महत्वपूर्ण रचना थी यूथिक्रो। यूथिफ्रो भी एक महत्वपूर्ण रचना थी। उसके बाद उनकी एक रचना थी जॉर्जियस। जॉर्जियस भी प्लेटो की एक महत्वपूर्ण कृति थी। उसके बाद एक रचना का नाम आता है महत्वपूर्ण, मिनो। मिनो भी प्लेटो की रचना थी। उसके बाद आता है प्रोटोगोरस। प्रोटोगोरस ये भी प्लेटो की महत्वपूर्ण रचना थी। उसके बाद नाम आता है सिंपोजियम। सिंपोजियम भी प्लेटो की महत्वपूर्ण रचना थी। और उसके बाद नाम आता है रिपब्लिक, जो सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है प्लेटो की, रिपब्लिक हुई। उसके बाद सोफिसिएट नामक एक रचना भी लिखी थी, सोफिसिएट। उसके बाद एक रचना लिखी थी स्टेट्समैन। ये भी प्लेटो की रचना है। और इनकी अंतिम रचना थी लॉज, द लॉज। ये प्लेटो की अंतिम रचना थी। तो यहाँ पे यूपीएससी, यूजीसी नेट, फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चरर में प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है इस प्लेटो की रचनाओं पर। तो वो प्रश्न कौन सा है वो देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, जिसको ध्यान देनी चाहिए हमें। उनकी एक रचना है प्रोटोगोरस। एक उनकी रचना है सिंपोजियम। एक उनकी रचना है रिपब्लिक। एक उनकी रचना है स्टेट्समैन। और एक रचना है उनकी सोफिस्ट। और एक रचना है इनकी लॉज। इन रचनाओं को मैं अलग से क्यों लिख रहा हूँ दोबारा, ये ध्यान देने वाली बात है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से अच्छा सा पेपर में बन सकता है कि इनकी जो विषय वस्तु है जिनके ऊपर इन रचनाओं में परिचर्चा की गई है, मैं उस चीज़ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ। प्रोटोगोरस जो रचना है प्लेटो की, इस रचना का जो मूल विषय है या विषय वस्तु है वो है ज्ञान का गुण। तो प्रोटोगोरस जो प्लेटो की रचना है उसकी विषय वस्तु कैसी है? ज्ञान का गुण। सिंपोजियम जो इनकी रचना है ये कला और प्रेम से संबंधित है। कला और प्रेम से संबंधित जो प्लेटो की रचना है वो सिंपोजियम है। रिपब्लिक है, इसकी विषय वस्तु सबसे ज़्यादा है वो है न्याय की विवेचना करना। और स्टेट्समैन और सोफिसिएट जो रचना है वो द्वंद्वात्मक पद्धति को इंगित करती है। सबसे ज़्यादा द्वंद्वात्मक सिद्धांत जो आप अपने आगे पढ़ेंगे, द्वंद्वात्मक पद्धति। और लॉज है वो अंतिम पुस्तक है, इनकी अंतिम पुस्तक है। तो यहाँ से मिलान करने वाला प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आप दोबारा ध्यान दीजिए। इनकी जो प्रोटोगोरस रचना उसकी विषय वस्तु क्या है? ज्ञान का गुण। सिंपोजियम जो इनकी रचना है उसकी विषय वस्तु क्या है? कला और प्रेम। रिपब्लिक जो इनकी रचना है उसकी विषय वस्तु क्या है? न्याय की विवेचना करना। स्टेट्समैन और सोफिसिएट जो रचना है ये है द्वंद्वात्मक शैली की रचना। वैसे तो इनका द्वंद्वात्मक मुख्य रूप से सिद्धांत रहा है सभी रचनाओं में, लेकिन सबसे ज़्यादा द्वंद्वात्मक पद्धति इसमें इस्तेमाल हुई है। और जो लॉज रचना है वो है इनकी अंतिम पुस्तक।
तो अब अपने बात कर लेते हैं प्लेटो के चिंतन की पद्धति। तो प्लेटो के चिंतन की पद्धति कि प्लेटो की जो चिंतन पद्धति थी वो कैसी थी, ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यहाँ से हम पकड़ पाएंगे कि प्लेटो के जो राजनीतिक दर्शन से संबंधित विचार थे वो कैसे थे। तो प्लेटो के जितने भी हमने ग्रंथ देखे हैं सभी ग्रंथ संवाद शैली में लिखे हुए हैं। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है नेट के जैसे एग्जामों में कि संवाद शैली में अपनी रचनाओं किस विचारक ने लिखी है, तो प्लेटो ने लिखी है। संवाद शैली को हम एक नाम और से भी जानते हैं जिसको हम वार्तालाप शैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वार्तालाप शैली। ये चिंतन की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। तो संवाद या वार्तालाप शैली है जो इनकी, ठीक है ना, जो पद्धति है वो उनकी पद्धति रहती है द्वंद्वात्मक। कौन सी पद्धति है? द्वंद्वात्मक। तो द्वंद्वात्मक पद्धति का इस्तेमाल प्लेटो ने अपनी सभी रचनाओं में किया है। और अगर बात कर दें विधि की, तो प्लेटो की जो विधि रही है वो विधि रही है निगमनात्मक। निगमनात्मक। तो हम दोनों पर ही बात करने वाले हैं कि निगमनात्मक का मतलब क्या है और द्वंद्वात्मक प्रकृति का मतलब क्या है। तो पहले अपने बात कर लेते हैं द्वंद्वात्मक प्रकृति पर। तो द्वंद्वात्मक जो इनकी शैली है या पद्धति है, इस पद्धति के आधार पर प्लेटो का ये मानना है कि इस पद्धति के माध्यम से हम तर्क वितर्क के आधार पर सत्य की खोज करते हैं। किस आधार पर? तर्क और वितर्क, यानी कि प्रश्न शैली है, एक तरह से संवाद करके हम एक सत्य तक पहुंचते हैं। और इस द्वंद्वात्मक शैली में जो प्लेटो है उनका उद्देश्य क्या है? तो यहाँ प्लेटो के 3 उद्देश्य हैं। कितने उद्देश्य हैं? 3। पहला उद्देश्य क्या है? सत्य की खोज करना। क्या है? सत्य की खोज करना। दूसरा उनका जो उद्देश्य है वो है सत्य की अभिव्यक्ति। सत्य की अभिव्यक्ति। और तीसरा जो उद्देश्य है वो है सत्य की परिभाषा। क्या है? सत्य की परिभाषा। तो ये बात होगी द्वंद्वात्मक सिद्धांत की। और अगर अपने बात करें निगमनात्मक पद्धति की, तो ये पद्धति एक ऐसी है जिसमें एक प्रारंभ अपने एक सिद्धांत को स्वीकार कर लेते हैं, साधारण नियम को स्वीकार करते हुए हम सामान्य से विशेष की तरफ बढ़ते हैं। यानी ये ऐसी पद्धति है जिसमें सामान्य से विशेष की तरफ अपना सिद्धांत चलता है। इस पद्धति को हम क्या कहते हैं? निगमनात्मक पद्धति कहते हैं, जो सामान्य से विशेष की ओर चलती है। अब बात आती है कि प्लेटो का जो ये चिंतन पद्धति थी, जो निगमनात्मक विधि थी, इसकी आलोचना भी की गई। तो आलोचना पे बहुत ही अच्छा प्रश्न बन सकता है। और एक विचारक हुए, एक विद्वान हुए जिन्होंने इनकी आलोचना की इस बेस पर, जिसका नाम है नेटलशिप। क्या नाम है? नेटलशिप। नेटलशिप ने इनके द्वंद्वात्मक सिद्धांत की आलोचना करते हुए, इनके निगमनात्मक विधि की आलोचना करते हुए उन्होंने लिखा कि प्लेटो की पद्धति न तो आगमनात्मक है और न ही निगमनात्मक है। क्या? प्लेटो की जो पद्धति है वो नहीं तो आगमनात्मक है और नहीं निगमनात्मक है, यह एक प्रकार की रचनात्मक पद्धति है। यानी कि इन्होंने क्या लिखा कि प्लेटो की पद्धति न तो आगमनात्मक है और न ही निगमनात्मक है। न तो आगमनात्मक है और न ही निगमनात्मक है। यह कैसी शैली है? यह तो रचनात्मक शैली है। कौन सी शैली है? रचनात्मक शैली है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है भी कि किस विचारक ने
प्लेटो की निगमनात्मक शैली के बारे में या उसकी जो चिंतन पद्धति है उसके बारे में कहा है कि ये न तो आगमनात्मक पद्धति है और न ही निगमनात्मक पद्धति है, यह तो केवल क्या है, रचनात्मक शैली है, ऐसा नेटलशिप ने कहा था। उसके बाद में बात करते हैं, प्लेटो के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे सुकरात। तो प्लेटो पर सुकरात का क्या प्रभाव पड़ा? प्लेटो पर सुकरात का क्या प्रभाव पड़ा? तो प्रारंभिक के जो इनके विचार थे वो सुकरात से ही ग्रहण किए थे इन्होंने। तो सुकरात का एक महत्वपूर्ण बात थी, या सुकरात का एक महत्वपूर्ण विचार था क्या, कि सद्गुण ही ज्ञान है। क्या? सद्गुण ही ज्ञान है। यानी कि सुकरात महोदय ने सद्गुण और ज्ञान को अभिन्नता से जोड़ दिया, यानी कि दोनों अलग अलग नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और यहाँ से ही प्लेटो का जो सिद्धांत है वो नैतिकता के बहुत नज़दीक चलता है। यानी कि जो एक आदर्शवादी विचारधारा के तहत यूँ कह सकते हैं कि नैतिकता से जुड़ा हुआ है, वो उस चीज़ का कारण यही है कि प्लेटो महोदय अपने गुरु सुकरात से उन्होंने ये ज्ञान लिया था कि सद्गुण ही ज्ञान है। तो ये सद्गुण ही ज्ञान है, ये बात प्लेटो की रिपब्लिक रचना में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। यानी कि यूँ कहें कि रिपब्लिक की जो रचना है उसकी आधार शैली है वो यही है, सद्गुण ही ज्ञान है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत था सुकरात का वो था शासन एक कला है। क्या है? शासन एक कला है। तो कला को सुकरात महोदय ने बताया कि एक कला है शासन। तो इसी बेस पर प्लेटो महोदय ने इस चीज़ का व्याख्या भी की